सभी पधारने वाले सज्जनों का, देवियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा एपिसोड है वो अभी जो समय चल रहा है, वर्तमान समय, इसमें कुछ बातें प्रमुखता से न्यूज़पेपर्स में छाई हुई हैं, कुछ बातें हमें परेशान भी कर रही हैं। तो आज उन्हीं की मैं चर्चा करने वाला हूं। 3 बातों का चयन मैंने किया है जो कुछ आपकी चिंता की हैं, कुछ आपकी उत्सुकता की हैं और कुछ आपके कुतूहल की हैं। तो इसमें पहला जो मुद्दा मैंने सेलेक्ट किया है वो कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, और उनके साथ में और भी लोग हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम लेना उचित नहीं होगा। उनके साथ जो दूसरे लोग हैं, इन सभी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी बात करूंगा कि वो कितनी सफल होगी या उसके क्या इम्प्लीकेशंस, क्या उसके फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं और कब उनको कुछ फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। दूसरी बात, मैं लंपी वायरस से जो गौ माता को पीड़ा हो रही है उसकी बात करूंगा और कब तक ये पीड़ा रह सकती है, कब तक खतरा ज़्यादा है, इसके बारे में ज्योतिष के आधार पर, ज्योतिष में जो ग्रहों की परिस्थितियां हो रही हैं उनके आधार पर बताने का प्रयास करूंगा। तीसरे नंबर पे मैं बात करूंगा एक ऐसे शख्स की जिसने अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पे जगह बना ली है, लेकिन उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज भी है। और जैसे कि आंकड़े आ रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो जाएगी अगर श्री गौतम अडानी का बिजनेस थोड़ा डामाडोल होता है। तो इसी बात ने मुझे उस ओर आकर्षित किया कि इनकी कुंडली देख करके ये समझने का प्रयास किया जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे कैसी चलेगी। तो इन तीनों मुद्दों पे मैं बात करूंगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आपसे अनुरोध कि अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। इसमें कुंडली का एनालिसिस मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूंगा, आपको जो मुख्य बातें हैं ज्योतिष के एनालिसिस के बाद जो उसका सार है वो बताने का प्रयास करूंगा। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़िए, बेल आइकॉन को पुश करिए और जो घंटी का निशान है उसको दबाइए, तो आपको जितने भी हमारे वीडियोस आते हैं उनका लिंक तुरंत जाएगा और आप उनको तुरंत उनका आनंद ले सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी जी ने और उनके साथ और भी लोगों ने जो 7 तारीख को, 7 सितंबर को एक तरह से शुरुआत की और 8 से उन्होंने यात्रा शुरू की। तो उस यात्रा के क्या मायने हैं ये तो आपने किसी राजनीतिक चैनल पे जाके समझ ही लिया होगा या पेपर में भी उसके बारे में आ रहा है तो वो आप देख रहे होंगे। ज्योतिषीय मायने मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात कि 7 तारीख को जब इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन हुआ, बोल सकते हैं, उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट नक्षत्र है, क्योंकि उसमें अभिजीत मुहूर्त भी पड़ता है, अभिजीत नक्षत्र भी पड़ता है। तो इस वजह से ये नक्षत्र बहुत ही विशिष्ट हो जाता है। और इसी नक्षत्र में राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की है। और इस नक्षत्र में शुरू करने का मतलब है कि उन्होंने मकर राशि में अपनी यात्रा शुरू की है। और मकर लग्न है उनकी कुंडली की अगर हम बात करें तो, और वृश्चिक राशि है। तो राशि से चंद्रमा उनके तीसरे भाव में था, नक्षत्र भी अच्छा था और लग्न में चंद्रमा था। तो ये बातें क्या बताती हैं? ये बातें ये बताती हैं कि पहली बात तो ये कि उनकी यात्रा एक अच्छे समय में शुरू हुई है और जो कि अच्छे रिजल्ट्स ला सकती है, ये संभावना निश्चित रूप से जगाता है ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। अब चंद्रमा से तृतीय भाव में
जो उनके जन्मकालीन चंद्रमा है वृश्चिक राशि का, उससे तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति ये बताती है कि पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, यानी कि वो काफ़ी उत्साह से इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन लग्न पर जब चंद्रमा आ जाता है, मकर लग्न की कुंडली है उनकी, तो ये भी बताता है कि स्वास्थ्य पे भी कुछ इसका ऋणात्मक असर, क्योंकि लग्न जो है शरीर है और लग्न में जब चंद्रमा होता है तो व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर हो जाता है शारीरिक रूप से। तो लग्न का चंद्रमा ये बताता है कि कुछ स्वास्थ्यगत दृष्टि से उनको शारीरिक दृष्टि से सावधानी की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब राहुल जी की जो कुंडली है उसमें अभी दशा उनकी चंद्रमा की चल रही है और अप्रैल 2023 तक वो चंद्रमा की दशा चलेगी और ये जो यात्रा है जनवरी 2023 में समाप्त होगी। तो अभी देखा जाए तो इसके बाद उनकी महादशा चेंज होने वाली है। अभी उनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, इसके बाद मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी और लगभग दशा के संधि पीरियड में, संधि काल में वो अभी चल रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा की दशा के पहले वर्ष 2013 तक, 2007 से 2013 तक उनकी सूर्य की दशा थी और सूर्य की दशा के बाद चंद्रमा की दशा आई, 13 से 23 तक चलेगी और 23 से फिर 7 वर्षों की मंगल की दशा आएगी जो कि 30 तक चलेगी। मजे की बात यह है कि सूर्य और मंगल उनका साथ में बैठा हुआ है 6वें भाव में और सूर्य महादशा तो निश्चित रूप से उस समय कांग्रेस की सत्ता थी, यूपीए की सत्ता थी, तो वो जो समय था राहुल गांधी जी के लिए 2007 से 2013 तक का, वो अच्छा समय रहा होगा निश्चित रूप से। और मंगल जो है वो 6वें भाव में शत्रुहंता योग बनाते हुए है, तो हम इसका ये मायने निकालते हैं ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर कि मंगल की दशा भी राहुल गांधी जी की चंद्रमा की दशा से जो अभी चल रहा है समय उससे बेहतर जाएगी, यानी कि राहुल गांधी जी के समय में 2023 अप्रैल के बाद सुधार की स्थिति निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होती है। अब ये जो यात्रा है इसके बारे में बताता हूं आपको कि अभी शनि जो है, मकर इनकी लग्न है, तो मकर राशि में शनि देव वक्री पड़े हुए हैं और शनि देव मार्गी होंगे 23-24 अक्टूबर के आसपास। तो 23-24 अक्टूबर के बाद इनकी यात्रा को ज़्यादा महत्व मिलेगा ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि दशा में भी उस समय इनकी चंद्रमा में जो अंतर आ जाएगा वो भी शुभ ग्रह का अंतर प्रत्यंतर आ जाएगा। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि अक्टूबर के बाद से राहुल गांधी जी की यात्रा का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं उनकी यात्रा से जुड़ी जो उन्हें प्रसिद्धि प्रदान करे या उनका नाम हेडलाइंस में आए या चर्चा उसकी हो। तो ये बात निश्चित है 24 अक्टूबर के बाद उनकी यात्रा के कुछ शुभ परिणाम उनको मिल सकते हैं या कुछ ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं जिससे वो चर्चा में आए। ये बात हो गई राहुल गांधी जी की यात्रा की। यात्रा का फल अच्छा मिलेगा कि नहीं, मैंने शुरू में ही बता दिया कि चूंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में उन्होंने शुरू किया है तो काफ़ी संभावनाएं हैं कि इस यात्रा से उन्हें लाभ उनको और उनकी पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। अब कितना लाभ मिलता है ये एक प्रश्न है, लेकिन लाभ मिलने की परिस्थिति निश्चित रूप से है। और राहुल गांधी जी की जब दशा भी 2023 अप्रैल से बदल रही है 7 वर्षों के लिए, तो ये भी बात इस बात की पुष्टि करती है कि इस यात्रा से उनको और उनकी पार्टी को लाभ होगा। तो पहली बात ये है। लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो अक्टूबर का महीना है, विशेष करके 20 अक्टूबर के बाद का लगभग 15-20 नवंबर तक का, ये बड़ा घटनाओं वाला, और फिर दिसंबर का जो महीना है 15 दिसंबर से 30 दिसंबर 31 दिसंबर, ये भी बड़ी घटनाओं वाला,
इनकी यात्रा में रहने वाला है। और चूंकि ये समय भी बहुत शुभ नहीं है, जैसा हमने अपने दूसरे वीडियोज़ में बताया है कि इन जनरल शुभता की कमी है, विशेष करके अक्टूबर तक या नवंबर तक, जब तक गुरु मार्गी नहीं हो जाते, बीच में ग्रहण की परिस्थितियां भी बनेंगी, तो निश्चित रूप से उनको सावधानी भी रखनी चाहिए अपनी यात्रा में। कोई उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में आतंकवाद निश्चित रूप से पहले तो बहुत बड़ा खतरा बनाए हुए था, अभी थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन आतंकवाद का खतरा अभी भी हमारे देश में है और उससे उनको सावधान रहना चाहिए। निश्चित रूप से वो भी होंगे, सरकार भी इस विषय में सावधान होगी। पहली बात ये। अब आइए दूसरे प्रमुख बिंदु पे बात करते हैं, जो कि है लंपी वायरस, और जो हमारी गौ माता को गहरे खतरे में डाल रहा है। बहुत सारे क्षेत्रों में देश के गायों का असमय मृत्यु हो रही है, गायों की जान जा रही है, और ये जो परेशानी है ये देख के मन जो है व्यथित हो जाता है, क्योंकि गाय को निश्चित रूप से हिंदू धर्म में हम माता का दर्जा देते हैं, और क्यों न दें, क्योंकि गाय से बहुत सारी चीज़ों का पहले के ज़माने में विशेष रूप से उपयोग जनता करती थी और लाभ पाती थी। अभी भी दूध के बिना हम अपने अस्तित्व के बारे में सशंकित निश्चित रूप से हो जाएंगे। तो गौ माता को ये कष्ट कब तक रहेगा? ग्रहों की जो परिस्थितियां बताती हैं कि ये चौपायों का जो कारक ग्रह है वो शनि है दोस्तों, और शनि देव मकर राशि में वक्र चाल से चल रहे हैं। जब वो मार्गी होंगे उसके बाद ही मुझे लगता है कि ये लंपी वायरस वाला जो एपिसोड है इसमें कुछ कंट्रोल आएगा, ये चीज़ें ठीक होंगी और ये परिस्थितियां बनेंगी 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर के बाद। तो निश्चित रूप से 23-24 अक्टूबर तक ये खतरा है, 1 महीने 1.5 महीने और है। इस समय में प्रोटेक्टिव मेजर्स जो भी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाना चाहिए, ओनर्स के द्वारा जो गाय रखते हैं उनके द्वारा लिया जाना चाहिए। 23-24 अक्टूबर के बाद इसमें कुछ राहत हमें मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है, चाहे वो लंपी वायरस की बात हो या फिर दूसरे भी वायरस से रिलेटेड अभी जो समस्याएं चल रही हैं उनमें भी अक्टूबर 23 के बाद सुधार आएगा। और जब कुंभ राशि में शनिदेव आ जाएंगे, यानी कि जनवरी 2023 में, उसके बाद ये समस्याएं हल हो जाएंगी। तो ये मेरी 2 बातें आप निश्चित रूप से याद रखिए, क्योंकि वायरस के बारे में हमने अपने इस चैनल पे कोरोना के बारे में दोस्तों जब जब जो कहा, कोरोना आने के पहले ही हमने उसके आने की देश में भविष्यवाणी कर दी थी, खतरा बता दिया था। हमारे तमाम एपिसोड्स हैं, उनको आप रिफ़र कर सकते हैं। एक एक एपिसोड में हमने बताया कब लॉकडाउन लगेगा, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब प्रभाव बढ़ेगा, कब घटेगा। अभी जो कोरोना का प्रभाव घटने की भी जो भविष्यवाणी 2022 के लिए हमने की थी, और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सांघातिक प्रभाव ये नहीं डाल रहा है। तो ये सारी बातें तमाम हमारी सही सिद्ध हुई इस चैनल पे। अब तीसरी बात करता हूँ, जो कि है जो भारत के उद्योगपति, व्यापारी, या जो भी हम उन्हें कहें, उद्योगपति ही एक सही शब्द होगा उनके लिए, जो मिलियनेयर एंड बिलियनेयर हैं इंडिया के, गौतम अडानी जी, उनकी कुंडली का आइए एनालिसिस करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं जल्दी से कि क्या उनका समय, आने वाला समय उनका कैसा है, और क्या अच्छा है या बुरा है। वो अपनी स्थिति बनाए रखेंगे, तीसरे स्थान से पहले पे पहुंचेंगे, तीसरे पे ही रहेंगे, या वहाँ से फिसल जाएंगे। तो आइए इसका एनालिसिस करते हैं, और इसके लिए मैंने उनकी कुंडली बनाई है जो इंटरनेट पे उपलब्ध है, उसके आधार पर, जो कि
सिंह लग्न की और कुंभ राशि की कुंडली है। और इस कुंडली में जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कुंडली में कई ग्रह अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में बैठे हुए हैं, पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली 2-3 बातें हैं। पहला, 1 मिनट मैं अपने मोबाइल पे भी ये खोल लेता हूँ ताकि आपको नरेट कर सकूं। तो ये जो कुंडली है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, गज केसरी योग इनका कुंभ राशि में बना हुआ है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा सुंदर गज केसरी योग, और लग्न पर उसकी दृष्टि भी है, केंद्र भाव में है। शनि और केतु का योग 6वें भाव में इनका है। शनि वक्री है, मकर राशि का स्वग्रही शनि वक्री है, और 12वें भाव में शुक्र और राहु की स्थिति है। बुध जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10वें भाव में बैठा हुआ है। मंगल स्वग्रही होके 9वें भाव में है, एक तरह का राजयोग मंगल के द्वारा बन रहा है। और सूर्य जो है एकादश में है। चलित कुंडली में इनके सूर्य और बुध एक साथ हो जाते हैं, बुधादित्य योग बन जाता है इनकी कुंडली में। तो ये दोस्तों इनकी कुंडली है। और नवमांश में भी इनके ग्रह अच्छे हैं। गुरु जो है नवमांश में मीन राशि के हो गए हैं, स्वग्रही हैं, मजबूत हैं। और सूर्य भी राहु के साथ चले गए धनु राशि में, तेज हो गया, उनमें तेज आ गया है लग्नेश में। मंगल भी शुक्र के साथ आके, मंगल और शुक्र दोनों पावरफुल हो गए हैं। मंगल स्वग्रही है वृश्चिक में, और बुध भी स्वग्रही हैं नवमांश कुंडली में मिथुन राशि में। तो निश्चित रूप से विवाह के बाद, जिसको बोला जाता है कि नवमांश कुंडली विशेष रूप से प्रभावी हो जाती है विवाह के उपरांत। और ये कुंडली बहुत अच्छी है इनकी नवमांश कुंडली। तो विवाह के बाद इनका प्रमुख रूप से भाग्योदय हुआ होगा, ये बात निश्चित है। और इस कुंडली में जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताए वो स्पष्ट तौर पे ये इशारा कर रहे हैं कि लोन लेके, क्योंकि जैसा कि अभी न्यूज़पेपर्स में और मूडीज़ ने, शायद एक विदेशी संस्था है, उसने बोला था कि इनका जो लाइबिलिटी है वो इनके असेट से ज़्यादा है, इस तरह की कुछ बात उन्होंने की थी, या उस पर कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए थे। तो इनकी कुंडली में उस तरह का योग ही है दोस्तों, उधार के द्वारा संपत्ति बनाने का योग आप देख सकते हैं। जबकि 6वें भाव में केतु बैठा हुआ है शनि के साथ, और 6वां भाव उधार का भाव है। तो निश्चित रूप से वो वहाँ पर उधार के द्वारा इनको फायदा पहुँचाने का प्रयास करता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि चंद्र कुंडली जब इनकी देखेंगे कुंभ राशि से, तो चंद्रमा इनका 6वें भाव का, यानी वही लोन के भाव का, ऋण के भाव का स्वामी है, और वो ही गजकेसरी योग बना रहा है राशि में बैठ के गुरु के साथ, और गुरु धन का स्वामी है। गुरु लक्ष्मी का पूर्ण रूप से रिप्रेजेंट करता है कुंभ राशि में। तो ये प्रबल लक्ष्मी योग इनकी कुंडली में बन रहा है, लेकिन थ्रू बोरोइंग ऑफ मनी, थ्रू लोन्स ही बन रहा है, और उसी रास्ते पे ये चल रहे हैं। और अभी तक ये रास्ता इनको काफ़ी सफल उसने बनाया है। राज्य पक्ष से इनको लाभ की स्थिति निश्चित रूप से दिखती है। नवम भाव में, माफ कीजिएगा, नवम भाव में स्वग्रही मंगल राजयोग बना रहा है, और नवम भाव जो है वो राज्य पक्ष का स्थान है, राजा का स्थान है, और सरकारी स्थान है। वहाँ से भी इनको लाभ की परिस्थितियाँ निश्चित रूप से इनकी कुंडली में दिखाई देती हैं। तो ये सभी बातें इंडिकेट कर रही हैं जो इनका लाइफ चार्ट है, लाइफ हिस्ट्री है, जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं। प्रबल लक्ष्मी योग है, प्रबल गजकेसरी योग है, लक्ष्मी योग उधार के भाव से ही बन रहा है, राज्य पक्ष से सहयोग है, ये सारी बातें हैं। अब इनकी जो दशा फिलहाल चल रही है 2010 से चल रही है, जिस समय से इन्होंने काफ़ी जीवन में ये आगे बढ़े हैं शुक्र की दशा में,
और इसलिए ये आगे बढ़े हैं क्योंकि शुक्र चंद्र कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है। चंद्र कुंडली ही इनकी ज़्यादा प्रभावी है कुंभ राशि की। तो चंद्र कुंडली और क्यों प्रभावी है, जो ज्योतिष सीख रहे हैं अगर कोई वो देख रहे होंगे तो जब इनकी लग्न पे आप ध्यान देंगे तो ये 27-28 डिग्री की इनकी लग्न है, यानी कि लग्न संधि की लग्न है, लग्न कमजोर है इनकी, इसलिए इनकी राशि कुंडली प्रबल है, राशि कुंडली ज़्यादा प्रभावी है। ये बात एक मार्क करने की है। अब शुक्र की दशा इनकी 2010 से चल रही है। वो शुक्र जो कि राहु के साथ है, जैसा कि आप कुंडली में देख पा रहे हैं, और वो शुक्र जो कि 12वें में बैठा है। और जैसा हमने पहले भी अपने कई वीडियोस में बताया है कि 12वां शुक्र जो है वो राजयोग प्रदान करता है। इसी वजह से शुक्र की दशा इनकी प्रबल राजयोग कारक दशा रही है, वर्ष 2010 से चल रही है और 2030 तक चलेगी। तो निश्चित रूप से ये दशा तो अच्छी है, महादशा, लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट एंड टर्न है। और ट्विस्ट एंड टर्न ये है दोस्तों कि इनकी शुक्र में शनि की दशा, अंतरदशा जो है वो 27/12/2022 से शुरू हो रही है। नोट करिए, 27 दिसंबर 2022 से इनकी शुक्र में शनि का अंतर प्रारंभ हो रहा है। और ये जो शनि का अंतर है ये बड़ा ही इस बारे में डिबेटेबल एक अंतरदशा का एक डिबेट होता है इस पे ज्योतिषियों के बीच। ये कोई आसान चीज नहीं है। शुक्र में शनि का अंतर या शनि में शुक्र का अंतर ये आसान चीज नहीं है। इसमें बहुत सारे डिबेट्स होते हैं ज्योतिषियों के बीच, और वो डिबेट का सार ये है, शास्त्र ये कहते हैं कि यदि, बड़ी अजीब सी बात है लेकिन आप ये ध्यान से सुनिए, यदि कुंडली में शनि और शुक्र दोनों मजबूत हों और शनि में शुक्र या शुक्र में शनि की अंतरदशा आती है तो राजा जो है वो भी स्थान से पदच्युत हो जाता है, यानी उसके लिए बड़ा खराब समय आ जाता है यदि शनि और शुक्र दोनों मजबूत हैं कुंडली में। और यदि कमजोर है तो यही शनि में शुक्र या शुक्र में शनि की दशा बहुत लाभप्रद रहती है। ये टेक्स्ट में, ये ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो गौतम अडानी जी की कुंडली में आप देखिए, शनि जो है वो स्वग्रही है, यानी कि मजबूत है। शुक्र स्वग्रही तो नहीं है, कर्क राशि का शुक्र है, लेकिन 12वां शुक्र है, तो ठीक ठाक शुक्र है। तो ये जो दशा अंतरदशा इनकी जाएगी, शुक्र में शनि का अंतर जो है, इसमें इनको सावधानी बरतना चाहिए। ये मेरा ज्ञान कहता है, मैं अपने ज्योतिषी ज्ञान के आधार पर ये कह सकता हूँ। उसके दो कारण हैं। पहला तो इनकी दशा विपरीत हो रही है थोड़ी सी। दशा जो जितनी अभी तक स्मूथ थी उतनी स्मूथ ये दशा नहीं है। शनि इनके ऋण भाव में बैठा हुआ है और हो सकता है इस टाइम पे अपना ऋण चुकाने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। ये काफ़ी लंबे समय तक है, 2026 के फरवरी तक ये इनकी अंतरदशा शनि में शुक्र की है। तो इस समय पर गौतम अडानी साहब अपने डेट्स क्लियर करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे इनका नेटवर्थ थोड़ा हो सकता है कि कम हो या जो भी हो, उतना मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये स्टेप ये ले सकते हैं। पहली बात तो ये है, सावधान रहने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, दूसरा जिस कारण से मैं सावधान रहने कह रहा हूँ वो ये है कि इनकी 7.5 चल रही है कुंभ राशि से, और शनि का ही अंतर शुरू हो जाएगा दिसंबर से, और कुंभ राशि में ही शनि जनवरी 2023 से आ जाएंगे, यानी कि दिसंबर 2022 में शनि अंतरदशा में आएंगे और जनवरी 2023 से शनि की कुंभ राशि में स्थिति बन जाएगी, कुंभ राशि में ही आ जाएंगे, यानी चंद्रमा के ऊपर से शनि का ट्रांजिट होगा। तो निश्चित रूप से ये 2.5 साल का समय रहेगा, ये गौतम अडानी जी के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। इस समय पर उनको बिजनेस में नए नए चैलेंजेस मिलेंगे। उनके इच्छा के विपरीत जब चंद्रमा के ऊपर शनि आता है तो ऐसे काम होते हैं जो आप नहीं चाहते, ऐसे काम होते हैं। मानसिक तनाव होता है,
भावनात्मक ठेस लगती है। ये सारी चीज़ों के प्रति इनको सचेत रहना चाहिए। चंद्रमा ऐसे भी लक्ष्मी का कारक है, तो धन का नुकसान भी ये समय करा सकता है। तो गौतम अडानी जी के लिए मेरी ये सलाह कि दिसंबर 2022 से जो आगे का समय है, ये शुक्र में शनि का समय, इनके लिए 2026 तक कुछ नए चैलेंजेस, कुछ नई समस्याएं, सावधानियां लेके आ रहा है। तो उस दृष्टि से इस समय को वो निकाले। तो दोस्तों, ये था हमारा एपिसोड और आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। सिर्फ एक क्लिक आपका लगता है, लाइक कीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, उससे भी हमारा हौसला बढ़ता है और वीडियो बनाने का मन होता है, वरना फिर वीडियो बनाने की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। तो दोस्तों, ये था हमारा एपिसोड। मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।